नमस्कार दोस्तों, आज हम कर रहे हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में पढ़ते हैं। संवेग संरक्षण का नियम के बारे में हमारा ये चैप्टर चल रहा है। मोशन के बारे में, गति के बारे में पढ़ रहे हैं। उसी के अंदर ये रिलेट है हमारा संवेग संरक्षण का नियम। ये संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है? ये कहता है कि जब एक या एक से अधिक वस्तुओं के सिस्टम पर कोई भारी बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय, उस सिस्टम का कुल संवेग क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। मीनिंग जब क्या है, एक या एक से अधिक वस्तु है किसी, मतलब वो क्या बन गया, सिस्टम हो गया ना। कहते हैं यदि उस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे तो उसके ऊपर यदि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा तो उस सिस्टम का जो मोमेंटम होगा ना वो कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा हमारा। तो ये कौन कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहता है हमारा। इसके कुछ उदाहरण है हमारे पास, जैसे रिकॉल ऑफ गन, बंदूक का प्रतिशय। मीनिंग जैसे ही फायरिंग करते हैं, फायरिंग के बाद क्या होती है, गन एकदम पीछे की तरफ जाती है। मीनिंग रिकॉल वेलोसिटी हम यहाँ फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। मीनिंग गन क्या हुई? पीछे की तरफ गई, रिकॉल हुई हमारी। तो कहता है कि ये किसका एग्जाम्पल है? जैसे देखो, फायरिंग करने बाद गोली जो होगी, बुलेट होगी, वो तो आगे चली जाएगी और बंदूक पीछे की तरफ झटका लगेगा। मीनिंग इसके अंदर क्या हुआ, जितनी कुछ ना फोर्स तो लगा होगा ना, उस वेलोसिटी से वो आगे गई है, उतना ही उसने क्या किया, फोर्स पीछे की तरफ लगाया, तो वो गन पीछे की तरफ हुई। कहता है इसके अंदर ये लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा हमारा? कांस्टेंट रहेगा। मीनिंग क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग। मीनिंग गोली चलने से पहले जो मोमेंटम था वैसा ही क्या रहेगा, गोली चलने के बाद रहेगा। तो यहाँ कैसे निकालेंगे? देखो, कहता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर देखो, पहले क्या है, वो जो हमारी गन थी उसका मास मान लिया कि हमने कितना है, द्रव्यमान कितना है, m। ठीक है, किसका है? ये गन का। इसके अंदर जो हमारी बुलेट है, जो गोली है, उसका मास कितना माना हमने? स्मॉल m। किसका? गन का, सॉरी बुलेट का, गोली का। ठीक है, इसके बाद ये दोनों क्या इनिशियल रेस्ट पे पड़े हैं ना, इनके अंदर कोई भी वेलोसिटी नहीं है। दोनों क्या है, अभी तक फायरिंग हुई नहीं है, उससे पहले की बात करें तो इनिशियल वेलोसिटी u1 हमने मानी कितनी, वो 0 है उस बुलेट की, और इस गन की u2 मान ली, वो भी कैसी है, रेस्ट में वो भी पड़ी है, तो वो भी कितनी है, 0। तो यहाँ लीनियर इनका मोमेंटम कितना हुआ बिफोर फायरिंग? बिफोर फायरिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब फायरिंग करने से पहले लीनियर मोमेंटम कैसा होगा? अब देखो, इस बुलेट के लिए कितना हुआ, स्मॉल m u1, और इसके लिए कितना है, m u2। मीनिंग टोटल मोमेंटम आ गया ना इस पूरे सिस्टम का। सिस्टम के अंदर क्या, एक तो बंदूक हुई, एक उसकी गोली हुई, तो उस गोली के लिए इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे हमारे पास कितनी है, 0 है, और बंदूक भी कैसी पड़ी है, रेस्ट के ऊपर, वो भी कितनी है, वेलोसिटी 0। तो मीनिंग टोटल मोमेंटम हुआ वो कितना हुआ इस सिस्टम का, 0 हुआ बिफोर फायरिंग। अब देखो आफ्टर फायरिंग वो क्या हुई, गोली जिस वेलोसिटी से गई है वो मान ली उसने कितनी, v1 कितनी मानी है हमारे पास, v1 क्या है, उसकी वेलोसिटी जो हमने क्या करी है, फायरिंग किया, तो उसकी जो बुलेट है ना उसकी वेलोसिटी है ये, किसकी, बुलेट की, आफ्टर फायरिंग के बाद जिस वेलोसिटी से गई और जिससे वो बंदूक पीछे की तरफ गई। मीनिंग जो बंदूक को झटका लगा वो कुछ वेलोसिटी से पीछे गई होगी ना, वो वेलोसिटी मान ली कितनी, v2। रिकॉइल वेलोसिटी मीनिंग गन की प्रतिक्षेप वेग, किसका, उस गन का, तो वो कितना है, v2। अब देखो मास तो उतना ही रहेगा ना, बिफोर फायरिंग और आफ्टर फायरिंग कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि गन का तो m ही रहेगा और जो बुलेट है उसका भी कितना रहेगा, जितना हमने पहले लिया था, m स्मॉल m। तो ये क्या होगा उस। अब ये बताओ कि आफ्टर फायरिंग कितना हुआ मोमेंटम, यहाँ पर आफ्टर फायरिंग कितना आ जाएगा, आफ्टर फायरिंग यहाँ पे जो मोमेंटम बनेगा उस बुलेट के लिए कितना आएगा, गोली के लिए कितना आएगा, मास कितना है, स्मॉल m, वेलोसिटी कितनी है, v1, और जो हमारी पीछे रिकॉल वेलोसिटी v2 से जा रही है, तो गन की कितना हुआ मोमेंटम, कैपिटल M और v2। तो ये टोटल मोमेंटम आ गया आफ्टर फायरिंग, है ना। ये क्या था, बिफोर फायरिंग, ये क्या है, आफ्टर फायरिंग। बिफोर फायरिंग तो टोटल कैसा रहा था, 0 रहा था। आफ्टर फायरिंग कितना है, mv1 प्लस कैपिटल M v2। तो ये क्या होगा, अब देखो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि जो टोटल वेग है, संवेग है, लीनियर मोमेंटम है जो हमारा, वो कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। यदि कोई एक्सटर्नल हम बल नहीं लगा रहे, फोर्स नहीं लगा रहे सिस्टम के ऊपर, तो हम यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स तो नहीं लग रहा ना, इसके अंदर क्या आना चाहिए कि जो हमारा पहले वाला मोमेंटम था
बिफोर फायरिंग वाला और आफ्टर फायरिंग का जो मोमेंटम है वो कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए ना, दोनों क्या रहने चाहिए, इक्वल रहने चाहिए ना। तो यहाँ से देखो पहले लिख दो बिफोर फायरिंग वाला, इधर क्या होगा आफ्टर फायरिंग का, यही था वो दोनों लिख दिए। अब ये कितना हमारे पास 0 और ये क्या है वैल्यू जो है सेम वो रख दी। अब यहाँ से हम v2 निकाल सकते हैं ना, मीनिंग हम उस रिकॉइल वेलोसिटी को निकाल सकते हैं, प्रतिक्षेप वेग को निकाल सकते हैं कि वो बंदूक है वो पीछे कितनी वेलोसिटी से गई है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये इधर चला गया तो क्या बचेगा, माइनस का हो जाएगा ना, माइनस mv1, ये इसके नीचे आ जाएगा कैपिटल M, तो ये क्या बन गया माइनस mv1/m। तो यहाँ स्मॉल m क्या है, मास ऑफ बुलेट, जो गोली थी उसका मास, द्रव्यमान। v1 क्या है, वेग है किस, जो हमारी बुलेट है जो गोली गई है उसका वेग है ना, तो गोली का वेग यहाँ से लिख सकते हो कितना है v1, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, मास ऑफ गन, जो मास द्रव्यमान है हमारी बंदूक का। तो यहाँ से क्या है v2 निकाल सकते हैं। मीनिंग कई बार न्यूमेरिकल आता है कि जैसे ये सारी वैल्यूज देगा और वो ये पूछेगा कि रिकॉइल वेलोसिटी कितनी है, या पूछ लेगा वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी है। तो यहाँ से ये फार्मूला याद रखना कि v2 इज इक्वल टू माइनस mv1/m। माइनस यहाँ पे क्या शो कर रहा है, माइनस हमें यह दिखा रहा है कि इनकी जो वेलोसिटी होगी दोनों का वो क्या होगा, अपोजिट होगी। मीनिंग गोली तो आगे जा रही है और गन का जो हमारी पीछे की तरफ जाएगी, माइनस ये चीज़ शो करेगा यहाँ पर। तो सिर्फ याद रखना कि ऊपर मास तो आएगा बुलेट का, गोली का, और उसी की वेलोसिटी नीचे आएगा हमारी गन का, और इधर हम गन की निकाल सकते हैं वेलोसिटी को, ठीक है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, रिकॉइल ऑफ गन की वेलोसिटी आ गई, रिकॉइल वेलोसिटी आ गई हमारे पास। तो ये यूज कर रहे हैं हम किसको, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को रिकॉइल गन की वेलोसिटी निकालने के लिए। एक क्या होता है कि जैसे कोलिजन हो रहा है, जैसे कोई दो मास हमारे पास, एक m1 एक m2, वो एक दूसरे से कोलाइड करें, कोलाइड करने के बाद क्या होगा, जैसे ही वो टकराएंगे तो कुछ उनकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी ना, या तो स्टार्टिंग में जैसे टकराएंगे तो एकदम क्या हो जाएगी, जो जैसे इसके ऊपर ये टकराया तो जैसे ये u1 थी, इसके ऊपर टकराने की वजह से ये क्या होगा, स्पीड अप हो जाएगा ना, मीनिंग जल्दी चलेगा, तो इसकी मान लो कुछ वेलोसिटी बदल जाएगी, इसकी कुछ कम हो जाएगी, यही होगा। तो यहाँ मान ली कुछ नई वेलोसिटी v1 और इसकी कितनी है v2। तो अब इन दोनों का लीनियर अकॉर्डिंग टू लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग क्या आएगा कि इसका जो टोटल लीनियर मोमेंटम है बिफोर कोलाइडिंग और आफ्टर कोलाइडिंग क्या रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि यदि कोलिजन के अंदर पूछे तो भी क्या आ सकता है, लीनियर मोमेंटम का हम केस लगा सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं, या मास जो भी चीज़ पूछ रखी हो हमारे पास, ठीक है। अब ये कोलिजन की बात कर रहा है, इलास्टिक और इनइलास्टिक के अंदर बात कर रहा है कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है। देखो इलास्टिक कोलिजन हमारे पास होते क्या है, इलास्टिक कोलिजन वो होता है जिसके अंदर दो बॉडी हमारे पास डायरेक्टली कोलाइड करे, ठीक है, कोलाइड कर रही है, तो क्या होगा, उनके अंदर जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी बिफोर, और जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा वो हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मीनिंग जैसे ये एक दूसरे से टकराई डायरेक्टली तो इनके अंदर आफ्टर कोलिजन भी क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी जितनी इनकी पहले थी ना उतनी ही बाद में रहेगी टोटल। मीनिंग बिफोर और आफ्टर काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी दोनों की, ठीक है, टोटल एनर्जी कह रहा है, और साथ में क्या सेम रहेगा, लीनियर मोमेंटम भी हमारा सेम रहेगा। तो यदि ये दोनों चीज़ें क्या आ रही है, कांस्टेंट आ रही है, तो वो हमारा कोलिजन कौन सा है, इलास्टिक है। यदि सिर्फ लीनियर मोमेंटम यदि हमारा कांस्टेंट रह रहा है, काइनेटिक एनर्जी बदल रही है इन दोनों की, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास, इन इलास्टिक कोलिजन हो जाएगा। कौन सा होगा, इन इलास्टिक, जहाँ सिर्फ लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं रहती। कई बार ये भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि जैसे m1 और m2 आफ्टर कोलिड अलग अलग जाए, हो सकता है कि ये दोनों क्या हो जाए, मास इकट्ठा हो जाए तो वेलोसिटी भी कुछ इनकी चेंज हो जाएगी ना, तो यहाँ भी इसको काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं हम, तो मास इकट्ठा होगा v1 जो भी आएगी, ठीक है। तो ये क्या हमारा इन इलास्टिक कोलिजन है। उसके बाद होता है कि ये यूज कहाँ हो सकता है, रॉकेट प्रोपल्शन, मीनिंग रॉकेट प्रणोदन। इसके अंदर न्यूटन्स थर्ड लॉ या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के कारण ही होता है। मीनिंग जैसे रॉकेट ऊपर जाती है उसके पीछे जो धुआं निकलता है ना, कहता है कि जो ये गैसेज पीछे उसकी निकल रही है उसकी वजह से, मीनिंग वो ही क्या कर रही है, उसके ऊपर फोर्स लगा रही है अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, जिसकी वजह से रॉकेट आगे की तरफ जाता है। यही क्या है, रॉकेट प्रोपल्शन है। मीनिंग इसके अंदर जो गैस है, गैस जो प्रोड्यूस हो रही है वो क्या है, उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी से आगे पीछे की तरफ जाएगी, वो ही क्या करेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसके फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से रॉकेट आगे जाता जाएगा। इस तरह से ये क्या हो रहा है, वहाँ पर भी जो लीनियर मोमेंटम होगा, मीनिंग
जो ऐसे हमारे पीछे की तरफ जो गैसेज निकली है उनका, और जो आगे जो हमारी रॉकेट उड़ रहा है उसकी, दोनों का लीनियर मोमेंटम कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा हमारे पास। तो ये थे इसके एग्जांपल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के।